1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, धन दौलत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल शर्मा। पिछले कुछ हफ्तों से हम आपको बताते आए हैं निवेश और इनकम टैक्स से जुड़े मुद्दे, उनका मसला जो हम सुलझाते आए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और अहम मुद्दे की, वो है ग्राहकों के हक की। अक्सर देखा जाता है कि ग्राहकों के हक का हनन हुआ जाता है। जब आप कुछ सामान खरीदते हैं, आपको गुमराह किया जाता है, आपके पास जो सामान है वो ठीक नहीं होता। उस स्थिति से कैसे निपटें, इस पर हमारे एक खास शो है। और चर्चा में मेरे साथ रहेंगे श्रीराम खन्ना जी, जो संचालक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के और मैनेजिंग एडिटर है वॉइस मैगजीन के, जो भी कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से कानून हैं जो ग्राहकों के हक की रक्षा करते हैं। कहने को तो कंज्यूमर इज किंग या ग्राहक भगवान होता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कदम कदम पर उसके अधिकारों की अनदेखी की जाती है। ऐसा नहीं है कि इनसे निपटने के लिए कानून नहीं है। भारतीय संविधान में तकरीबन 7 ऐसे कानून हैं जो ग्राहकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, जिनमें मुख्य हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहक को चुनने, सुरक्षित रहने, जानकारी पाने और शिकायत करने का अधिकार मिले। इसी कानून के तहत वो ज्यादा दाम या असुरक्षित सामानों के खिलाफ भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। साथ ही ग्राहकों को कालाबाजारी से बचाने के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी खास कानून बनाया गया है। इसके साथ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत भी ये ख्याल रखा गया है कि कोई कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। इतने सारे कानून होने के बाद भी ग्राहकों के हितों से खिलवाड़ की घटनाएं आम हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम में से अधिकतर को या तो अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, या फिर कानूनी झंझट के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। लेकिन ग्राहकों के हकों की कानूनी लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं। ग्राहकों की शिकायतें सुनने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम का गठन किया गया है। अगर मामला यहाँ नहीं सुलझता है तो ग्राहक स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जा सकता है। यहाँ वो सामान के दाम या सामान को बदलवाने के लिए तो अपील कर ही सकता है, साथ ही वो खराब सामान या सर्विस के चलते हुई शारीरिक और मानसिक परेशानियों के एवज में मुआवजे की मांग भी कर सकता है। तो ग्राहकों के पास अधिकार तो हैं, जरूरत है तो इन अधिकारों को जानने की और इस्तेमाल करने की। सिल्की वाधवा, दिल्ली, आज तक। ग्राहकों के हक की रक्षा करने के लिए कानून तो है, लेकिन उन कानूनों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको चलिए बताते हैं कौन कौन से हक है जो बहुत ही बुनियादी अधिकार हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, उससे अगर आपको कोई भी खतरा है तो उसकी जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। चुनने का अधिकार है, आप जब जाएं तो आप कुछ भी मांग सकते हैं। चुनने का अधिकार है, कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हम आपको सिर्फ ये देंगे और कुछ नहीं देंगे, विकल्प आपके पास है। जानकारी का अधिकार है, गलत जानकारी, गुमराह करने वाले विज्ञापन और गलत लेबलिंग से भी सुरक्षा है। यानी जो सारे कानून हैं इन सब मुद्दों पर बने हुए हैं और उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर सुनवाई का भी आपको हक है। एक समय था जब इस तरह के अधिकार नहीं थे, कानून नहीं थे। अब जब कानून आ गए हैं तो काफी फर्क पड़ा है। श्रीराम जी, ये जो कानून आए हैं इसके बारे में लोगों को कितनी जानकारी है? देखिए, अपना देश बहुत बड़ा देश है, इसमें कई भाषाएं और कई तरह के लोग जगह जगह पर रहते हैं। सारे देश में उपभोक्ता जागृति आ गई है ऐसा नहीं है। उपभोक्ता जागृति जो है वो बड़े शहरों में भी कुछ लोगों के अंदर आई है और अभी बहुत करना बाकी है। कानून तो बन गए हैं, परंतु जिनके लिए कानून बना है यदि उसका वो फायदा नहीं उठा पाते तो वो ना बनने के बराबर मानते हैं। आइए देखते हैं, जिस तरह से बता रहे हैं श्रीराम जी, कानून तो है लेकिन जानकारी कम है, इसलिए हमने शो भी आपके लिए बनाया है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं तो लेबलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा है। यहाँ पर आप जो भी सामान खरीद लिए उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए, एक्सपायरी की तारीख होनी चाहिए और ऐसी तारीख लिखी होनी चाहिए कि आपको पता चले। कई बार आपके तजुर्बा यहाँ रहा होगा कि आपने कुछ खरीदा लेकिन ना तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग की तारीख दिख रही है, ना एक्सपायरी की डेट दिख रही है। कीमत और न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर खाने पीने का सामान है, निर्माता का नाम पता, जैसे कोई भी दिक्कत हो तो आप पता कर सकें कि किसने बनाया है और उसकी जिम्मेदारी उस पर हो। और सामान की मात्रा और वजन भी उसमें लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाम जो होता है वो मात्रा और वजन के साथ जुड़ा होता है। ये नहीं कि एक ही मात्रा पे अलग अलग दाम लगाए जाएं, ये कंपनी नहीं कर सकती है।
साथ ही दाम और वजन के बारे में अगर आपको और बताएं, सर्विसेज और सामान लेने पर बिल जरूर ले लें। बिल में सामान की कीमत, दुकान का नाम और पता और टैक्स का ब्यौरा होना चाहिए। कई बार कच्चा बिल दे दिया जाता है। जी हाँ, कई बार लगता है कि हाँ आसानी है, जल्दबाजी में आप कच्चा बिल ले लें, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो गई तो वो बिल ही आपके काम आएगा। कच्चा बिल है, अगर दुकानदार का नाम या कंपनी का नाम नहीं है, आपको दिक्कत जरूर होगी। पैकेज और सील सामानों में भी MRP लागू होता है। बाकी जो खुले आप सामान खरीदते हैं उस पर MRP लागू नहीं होता है। दवाइयों पर सितंबर से लोकल टैक्स नहीं है, सिर्फ MRP है। सामान में कंटेनर का वजन भी शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर श्रीराम जी आपसे जानना चाहूंगा, कई बार देखा जाता है लेबलिंग के तहत दाम और वजन जो है उसमें कुछ जानकारी ऐसी होती है जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है। ऐसे में आपका क्या तजुर्बा है? देखिए, लेबलिंग के जो प्रोविजंस हैं डिफरेंट कानूनों के तहत बने हैं। जैसे कि खाने के सामान पर अभी जो कुछ साल पहले कानून बना है वो है कि आप ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये कंपलसरी लिखा होगा। जो शाकाहारी भोजन है उस पर ग्रीन डॉट लगा है और जो मांसाहारी है उस पर रेड डॉट लगा है। हर खाने के डब्बे के ऊपर ये, और भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया भर में जहां ये प्रावधान है। फिर अगर खाने की चीजें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू, एक्सपायरी डेट, MRP, ये सारी MRP के साथ कई बार लोकल टैक्सेस दिखाया जाता है। कई बार जो सामान खरीदा जाता है देखिए MRP कुछ लिखा होता है, लेकिन जब खरीदा गया पैसा कुछ और होता है। ये क्यों देखिए होता ऐसा है, MRP छत है, यानी कि इससे ज्यादा कोई दुकानदार नहीं ले सकता कन्याकुमारी से कश्मीर तक। पर हाँ, अगर फैक्ट्री उसकी गुड़गांव में है और माल दिल्ली में बिक रहा है तो उसका खर्चा कम है, तो MRP से कम बेच सकता है, ज्यादा नहीं बेच सकता। इसीलिए जो स्मार्ट कंज्यूमर होता है वो जब दुकान पे जाता है तो वो MRP से कम नेगोशिएट करता है कि भैया इसमें 2 रुपया कम कर दो। वो नहीं करता तो दूसरी दुकान पे जाता है, और अगर 4 दुकानों के जाएगा तो एक आध दुकानदार उसको कम कर देगा। जी, आगे देखते हैं कि किस किस तरह के छुपे खर्चे होते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं श्रीराम जी कि MRP जो होता है वो सबसे ऊंचा दाम होता है, उसके अंदर ही आपको लेना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता। तोहफे का दाम खरीदे सामान में शामिल नहीं हो। कई बार प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं जहां कहा जाता है कि आपको तोहफा भी दिया जा रहा है, लेकिन इसमें होता है कि आपके पास 10,000 का टीवी के साथ आपको 2,000 का म्यूजिक सिस्टम दिया जा रहा है, लेकिन आपको उस टीवी के लिए 12,000 रुपए आपसे मांगे जाए, यानी दोनों का पैसा शामिल है, लेकिन आपको एक आभास दिया जा रहा है कि ये आपको फ्री दिया जा रहा है। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। एक खरीद से पहले दूसरी जरूरी नहीं, यानी अगर आप कुछ खरीदना चाहें, आपको कोई भी कंपनी दुकानदार ये बाध्य नहीं कर सकता कि पहले आप ये खरीदें तभी हम आपको ये देंगे, नहीं तो हम आपको ये नहीं देंगे। ये भी कानूनन गलत है, आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। श्रीराम जी, ये देखा जाता है कि जो प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं उसमें दाम बढ़ाकर फिर डिस्काउंट दिया जाता है, या एक के साथ फ्री में भी पैसा जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ग्राहकों को आप क्या चेतावनी देंगे? देखिए, सोच समझ के, माप तोल के, खोजबीन करके जेब से पैसा निकालिए। पूरी दुकानों में घूम लिए। आप अगर मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप कनॉट प्लेस में दाम पूछ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि सारी दिल्ली में इस दाम पे मिल रहा है। अगर आप शाहदरा में जाएंगे उसी चीज को खरीदने, या पश्चिम दिल्ली में जाएंगे या किसी और मार्केट में जाएंगे, तो हो सकता है उससे कहीं कम दाम पे आपको चीज मिल जाए। और अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चीज वही की वही होगी 100%, तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां कम से कम MRP से नीचे आपको मिले। चाहे आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, और गाड़ियों में भी ये होता है। अब 4 डीलर हैं, वहां पे भी आप जाके एक तरह से तोल मोल कर सकते हैं। नहीं, आप भाव पूछिए, ये चीज मुझे खरीदनी है, ये मॉडल है, क्या कितने का है ये, फिर दूसरी दुकान पे, फिर तीसरी पे, थोड़ा समय आपका लगेगा। तो जिस तरह की प्रमोशनल स्कीम्स है वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपको दिया जा रहा है उसके दाम पहले से बाजार में जो है आप तय कर लें, पता कर लें, जिससे आपको किसी तरह से गुमराह नहीं किया जा सके। प्रमोशनल स्कीम में काफी धांधली होती है, कुछ कंपनियां नहीं करती हैं, लेकिन अधिकतर धांधली हो ही जाती है। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि गारंटी और वारंटी में क्या फर्क होता है, और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत कब करें और कैसे करें। देखते रहिए धन दौलत। धन दौलत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं ग्राहकों की हक की, किस तरह से गुमराह किया जाता है। अलग अलग स्कीमें होती हैं, लेकिन अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप कैसे करें। अब बात करते हैं गारंटी और वारंटी की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीराम खन्ना जी, जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के संचालक हैं। हमको सलाह दे रहे हैं ग्राहकों को
सलाह दे रहे हैं उनके हक के बारे में। वारंटी हर सामान की अलग वारंटी होती है और साथ में गारंटी जो होती है वो सामान पुर्जे बदलना या सर्विस पे होती है। इसका जो बुनियादी फर्क है इसको आप जरा बताएं। कई बार गारंटी और वारंटी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आपने सोने की ज्वेलरी खरीदी और दुकानदार कहता है जी ये प्योर गोल्ड है 99.9%, ये मेरी गारंटी है, अगर आपको खोट हो मिले तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं बदलूंगा। इसका मतलब यह कि यदि उसमें खोट हुआ तो वो बदल के देगा आपको, ये गारंटी हो गई। वारंटी, आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जब आप जाते हैं पैसा उसको देते हैं तो वारंटी कार्ड देता है, उसमें शर्तें लिखी होती हैं 1 2 3 4 5। वारंटी का मतलब यह है कि जो उसमें लिखा हुआ है उससे वो बाध्य है। आपने मोटरसाइकिल बाड़मेर जिले में पानी में चला दी, पानी इंजन के अंदर घुस गया, इंजन सीज हो गया, मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि साहब ये वारंटी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट, मेरी मोटरसाइकिल में कोई खराबी है तो मैं ठीक करूंगा, आपकी लापरवाही के कारण यदि कोई नुकसान हुआ है तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वारंटी की टर्म्स जो है वो बहुत नियमित और रिस्ट्रिक्टेड होती है और हर मैन्युफैक्चरर अपने आप लिखता है उसको। तो ये फर्क है गारंटी और वारंटी का। जैसे पंखा खरीदिए, कोई खराबी होगी कोई सवाल पूछे बिना मैं बदल दूंगा, ये कंपनी ने कुछ साल पहले ऐसा कहा था, वो गारंटी है। आपको रंग पसंद नहीं आया, आवाज करता है, पूरी हवा नहीं देता, आप कुछ भी कहेंगे उसको वापस देंगे वो बदल देगा, कोई सवाल नहीं करेगा। गारंटी और वारंटी का ये फर्क है। कुछ उद्योगों में जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में बिचौलिए सरकार ने बैठाए हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बैंकिंग में ओम्बुड्समैन है देश भर में, आपको किसी बैंक से कोई प्रॉब्लम है और आप एक उपभोक्ता हो तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन को शिकायत कर सकते हो, कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। वही हम बता रहे हैं इन ग्राफिक्स में, अगर आप शिकायतों पर अमल कैसे होता है कंज्यूमर कोर्ट में, जिस तरह से श्रीराम जी बता रहे हैं, शिकायत ग्राहक जब करता है तो उसकी जांच होती है, डायरेक्टर जनरल उसकी जांच करता है। आपके पास अलग अलग लेवल पे जाने का हक है, लेकिन जैसे बताया सबसे पहले कंपनी के पास जाएं जिस कंपनी से आपको शिकायत है, उसके बाद ही आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। अलग अलग तबका है, अलग अलग लेवल है, लेकिन हर समय जो भी आप शिकायत करें, जो भी आपने कागजी कार्रवाई की है कंपनी से या कोर्ट से, और जो आपकी खरीद का सबूत है उसको जरूर रखें। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और बताएंगे आपको कि जब आप शिकायत करने जाते हैं तो आपको कौन कौन से कागजात की आवश्यकता है और साथ ही आपको अगर हर्जाना मिले, कॉम्पनसेशन मिले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखते रहिए धन दौलत। धन दौलत में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्राहकों के हक की और इस चर्चा में मेरे साथ हैं श्रीराम खन्ना जो संचालक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के। यहाँ पर आपको बता दें कौन कौन से आपको कागजात चाहिए अगर आप शिकायत करने जाते हैं। यहाँ पर नुकसान का सबूत होना चाहिए, शिकायत के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही शिकायतकर्ता का नाम और पूरा पता होना चाहिए। श्रीराम जी आपसे जानना चाहूंगा कि किस लेवल पे जाना चाहिए, कोर्ट में भी जाने की बात होती है तो पहले कचहरी में तो देखिए भगवान लोगों को दो चीज से बचाए, एक कचहरी से और एक अस्पताल से, पर मजबूरी हो तो जाए। मजबूरी कब होगी उपभोक्ता को कि कंपनी उसकी बात नहीं सुन रही है, उसने बातचीत कर ली है, कंपनी ने कहा जी जो करना कर लो। फिर कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजली, कई प्रदेशों में बिजली जो रेगुलेटरी कमीशन है उन्होंने डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए फोरम बनाए हुए हैं, वहीं जाइए आप। और कुछ जगह पे जैसे ड्रग्स के लिए ड्रग कंट्रोलर्स हैं हर स्टेट के अंदर, एमआरपी के लिए वेट्स एंड मेजर्स वाले हैं, फूड अडल्ट्रेशन के लिए ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको शिकायत कीजिए। अगर कुछ नहीं होता तो तब कचहरी जाइए और तभी जाइए जब एसेंशियल हो, क्योंकि वहां भी समय लगेगा। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि आप कोर्ट में अगर जाएं तो तभी जाएं जब बाकी सारे जो आपके विकल्प है वो खत्म हो गए हो। शिकायत करते समय आप ये ध्यान में रखें कि शिकायत साफ तरीके से लिखी जानी चाहिए। शिकायत सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही लिखी जा सकती है और साथ में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम, ओहदा जरूर नोट करें। शिकायत करने की तारीख, समय और शिकायत नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिल नंबर, कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, बैच नंबर, वारंटी कार्ड नंबर वगैरह जरूर दें। इन सब को आप जरूर रखें। जो भी आप खरीद करते हैं, छोटी से लेके बड़ी खरीद तक, उसमें खाने के सामान की छोटी सी भी चीज आप खरीदते हैं तो उसका बिल होना चाहिए। अक्सर नहीं लिया जाता है लेकिन बिल होना चाहिए। शिकायत की फोटोकॉपी भी आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये सबूत हो तब आपकी शिकायत की सुनवाई होगी और आपको हर्जाना भी मिलेगा और कंपनी को सबक भी मिलेगा कि वो इस तरह का सामान गुमराह करके आपको नहीं बेच सकते हैं। शिकायत के लिए एक्नॉलेजमेंट भी इस पर जरूरी है।
तो यहाँ पर आपका जो तजुर्बा है, जिस तरह से शिकायत की जाती है, सबसे बड़ी गलती ग्राहक शिकायत करते समय क्या करते हैं? देखिए, कोई भी चीज खरीदे जिसमें आपको प्रॉब्लम कभी हो सकती है, ऐसा अंदेशा हो, उसकी रसीद जरूर ले लें। उसके ऊपर पूरा नाम पता, चीज क्या खरीदी है, और कोई स्पेशल टर्म्स उसने एग्री करी है बेचने वाले ने तो लिखवा लीजिए कैश मेमो पे, भैया लिख दे इसके पीछे या ऊपर अपने हाथ से। वारंटी कार्ड लेते हैं तो उसको साइन करके और उसका एक पार्ट उनको वापस देना है तो दे दीजिए, जो भी वारंटी में लिखा उसमें तारीख और जो डीलर है उसका डीलर कई बार होना जरूरी कंपनियां है। कहती हैं जी डीलर से मोहर लगवाओ, तो मोहर लगवा के साइन करवा लो, ठीक है, और इसकी कॉपी अपने पास रखो, अगर देनी भी है कंपनी को वापस। तो सारे सबूत और कागजात जरूर कचहरी होना अंधी चाहिए। होती है, उसको सिर्फ सबूत दिखाई देते हैं। तो श्रीराम जी ने बताया जिस तरह से अगर आप शिकायत करने जाएं तो 3 शब्द हैं, सबूत सबूत सबूत। आपके पास सारे सबूत रहने चाहिए। आपको किस तरह का मुआवजा मिल सकता है आपको दिखाते हैं। पुराने सामान के बदले आपको नया मिल सकता है, यानी आपने कुछ खराब लिया हो तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। सामान को ठीक कराना कंपनी के खर्चे पर होगा या डीलर के खर्चे पे होगा। सामान के दाम का वापस होना, अगर आप नहीं चाहते हैं वो खरीदना, तो कंपनी और या डीलर आपको पैसा वापस करने के लिए भी बाध्य है और खर्चे का आपको मुआवजा भी मिलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें सबसे बड़ी है कि ये तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, परंतु आपको यदि आप मेडिकल सर्विस में हैं और आपका कोई नुकसान हुआ है किसी की नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण, तो मुआवजा मिलेगा। आपको मेंटल टेंशन हुई है, उसके लिए मुआवजा आप मांग सकते हैं। आपको करियर में नुकसान हुआ है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ कर देते हैं लापरवाही, तो उसका भी मुआवजा आप मांग सकते हैं। ये मुआवजा लेकिन जब कोर्ट कचहरी में जाया जाएगा या कंज्यूमर कमीशन में जाया जाएगा तब वहां पर ही आपको अपनी पिटीशन में लिखना पड़ेगा कि इसके कारण ये मुझे हुआ है सामान का नुकसान और ये दूसरा नुकसान। आपको 20 बार टैक्सी में आना जाना पड़ा, टैक्सी का बिल लिखिए, तारीख लिखिए, आपको 200 पेज टाइप करवाने पड़े, तो कागज का और पोस्टेज का हैं, खर्चा लिखिए, एक एक खर्चा, एक एक पाई का खर्चा अपनी पिटीशन में लिखिए और बोलिए कि ये 100 रुपए की चीज खरीदी और 1000 रुपए का नुकसान हुआ। मांगना आपका काम है, देना कचहरी का काम है। ज्यादा मत मांगिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग लालच करते हैं, अरे मांग लो, कपड़े उतार लो। नहीं, आपको कंज्यूमर जो जायज है, जो वाजिब है, वही आप मांगे, नाजायज चीज नहीं मांगे। श्रीराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सलाह दी हमारे दर्शकों को। ग्राहकों के हक के बारे में हम बात कर रहे थे।